80% हमारी हाइट जो अचीव होती है वो इट्स entirely डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक्स। पैदाइश से लेके प्यूबर्टी तक इस पीरियड के दौरान जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं बच्चे का जो डाइट है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी क्या है। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसका स्लीप पैटर्न है। अच्छा, अगर एक बच्चे में डायग्नोज हो जाए किसी भी तरीके के, इसका कद नॉर्मली नहीं बढ़ रहा, तो उसके लिए फिर ऑप्शंस क्या क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की पॉडकास्ट में आपको दोबारा से वेलकम है, और हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी पॉडकास्ट जो है वो रेगुलरली देख रहे हैं, आप ना हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आप व्यूज़ हमारे डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो हमें मज़ीद अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम इस अपनी एफर्ट को कंटिन्यू रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो निहायत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हमने बात करने के लिए जिनको मदऊ किया है हमारे स्टूडियो में आज, डॉक्टर अब्दुल हन्नान, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक सर्जरी, और उनका ही इज़ आल्सो मेंबर ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जरी, फेलो अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जरी, और उनका जो है 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, और वो पीडियाट्रिक सर्जरी, नी जॉइंट्स रिप्लेसमेंट, और स्पोर्ट्स सर्जरी, और इस तरह के बहुत सारे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ऑर्थोपेडिक्स के, उसमें निहायत महारत रखते हैं। तो आज हमने उनको बेसिकली जिस टॉपिक पे बात करने के लिए मदऊ किया है वो है बच्चों में कद का ना बढ़ना, या वालिदैन, आपको पता है कि आजकल बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चों का कद सही तरीके से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो आज इस टॉपिक पे हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या फैक्टर्स होते हैं, किस वजह से कद बढ़ता है या नहीं बढ़ता, और क्या इसके हम जो है इसको बेहतर करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। एक तो वेलकम हेल्थ एंड लाइफ पाकिस्तान चैनल पे। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी मैंने बताया इंट्रो में कि ये जो कद का बढ़ना और ना बढ़ना है, ये एक इंतहाई परेशान कुन किस्म की चीज़ बनती जा रही है हमारे माशरे में, और जो वालिदैन है आजकल वो बहुत परेशान रहते हैं कि शायद हमारे बच्चों का कद सही बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, या ऑप्टिमम लेवल तक नहीं बढ़ रहा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इस कद के बढ़ने या ना बढ़ने में जो है अपना रोल अदा करते हैं? जी, बड़ा ही एक हॉट डिबेट है जिसमें बड़े सारे लोगों का फ़ायदा हुआ। कद पता नहीं लोगों के बढ़े या नहीं बढ़े। मुख्तलिफ चीज़ें रोज़ सुनने में मिलती हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं कि ये टोटका आ गया और वो टोटका आ गया और ये वाला जी। सिरप पी लें। और ऐसे इनके चलने की वजह एक ये भी है क्योंकि ये हर बंदे की एक नेचुरल डिज़ायर है हम्म। कि वो हाइटेड हो, उसका एक ऑप्टिमम हाइट अचीव करे। हम्म। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं समझनी कि कद का बढ़ना बेसिकली है क्या? हाइट किस चीज़ से रिलेटेड है? 80% हमारी हाइट जो अचीव होती है वो इट्स एंटायरली डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक्स। अच्छा। ये कतन मुमकिन नहीं है कि वालदैन जो हैं वो बोने-बोने से हों और बच्चा जो है वो बहुत बड़ा सा निकल आए। सही। जेनेटिक्स जो हैं वो 80% तक इट्स प्रूवन बाय स्टडीज एंड रिसर्च कि 80% तक जो रोल है हाइट में वो जेनेटिक्स का। सही। जो बाकी फैक्टर्स आ जाते हैं उनके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जेनेटिक्स के बाद बच्चे की हाइट की डिटर्मिनेशन उसकी उस वक्त से शुरू हो जाती है जब वो माँ के पेट में होता है। अच्छा। सबसे पहली चीज़ जो उसे इफ़ेक्ट करती है वो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी माँ की डाइट और उसका जो एनवायरनमेंट है और उसकी जो एक आप कह लें कि प्रेगनेंसी स्मूथ चल रही है उसमें माँ की डाइट कैसी है, उसका स्ट्रेस लेवल क्या है, ये चीज़ सबसे पहले डिटरमिन करती है बच्चे की हाइट को। उसके बाद पैदाइश से लेके प्यूबर्टी तक जो कि फीमेल में आमतौर पे जो क्लोजर एज है ग्रोथ प्लेट्स जो होती हैं वो 14 से 15 साल है, मेल में कोई 1-2 साल ज़्यादा होती है। तो ये दूसरी चीज़ है जिसमें इस पीरियड के दौरान जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है
बच्चे का जो डाइट है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी क्या है। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसका स्लीप पैटर्न है, कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिकली जो हाइट है वो डिपेंडेंट है हमारे हार्मोन्स के साथ। अच्छा। जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसकी जो रिलीज है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्लीप है, कि जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा वो एक स्लीप पैटर्न है। अगर वो हेल्दी स्लीप पैटर्न है, ग्रोथ हार्मोन अच्छा रिलीज होगा। अगर डेफिशिएंट स्लीप है या स्लीपिंग आवर्स जो हैं वो नहीं है ठीक, उसमें ग्रोथ हार्मोन की रिलीज जो है वो मुतासिर हो जाती है। अच्छा, अभी आपने बात की डॉक्टर साहब के पैदाइश से ये चीजें फैक्टर मुख्तलिफ जो हैं वो उस पे इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो किस पैदाइश से लेके किस एज तक बच्चे का कद जो है ना वो बढ़ता रहता है? जी, जो आमतौर पे मेल की हाइट है उसमें हमें एब्रप्ट जो इंक्रीजेस हैं वो देखने को नहीं मिलते। मतलब वो उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज है, हम्म। डे वन से लेके यूजुअली 14 15 16 17 ईयर्स तक वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता है। सही। इसमें जो मोस्टली ग्रोथ स्पर्ट्स अगर देखने को मिले हैं, ज़्यादा हाइट बढ़ने का टाइम जो होता है वो 9-10 साल से लेके 14-15 साल की एज तक होता है। अच्छा। फीमेल्स में जो है वो थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है। इनमें एब्रप्ट हाइट जो जिसको हम कहते हैं कि पिछले साल देखा था तो हाइट जो है जो 4 फुट थी, अगले हम्म। साल देखा तो 5 फुट हो गई। तो इनमें जो ये प्यूबर्टी के करीब ईयर्स हैं, जिसको हम कह लें कि 9-10 साल से लेके 13-14 साल की उम्र तक, इसमें मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेते हैं। अच्छा। सही। अच्छा, वालदेन बड़े आजकल कंसर्न्ड होते हैं हम्म। और बच्चियों का कद और बच्चों का भी नॉर्मली। तो मुझे ये बताएं कि वालदेन कैसे मॉनिटर कर सकते हैं और उनको मतलब किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं कि कद बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, या सही पैटर्न पे बढ़ रहा है या सही पैटर्न पे नहीं बढ़ रहा, कैसे वालदेन मॉनिटर कर सकते हैं? वालदेन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कंसर्न है, लेकिन वालदेन चाहते नहीं है कि बच्चों का कद बढ़े। अच्छा। हाँ, मेरे क्लिनिक्स पे सही। पेशेंट आते हैं, वालदेन जो है वो कई दफ़ा फ़ख्र से बता रहे होते हैं, बस जी हमारी रूटीन ऐसी है, 1-2 बज जाते हैं सोते हुए। फिर मतलब मेरा बेटा तो जी घर में डॉक्टर साहब खाता ही नहीं। हमें तो मतलब या बस इनकी रूटीन है जी ये, और मतलब दे आर टेलिंग द स्टोरीज लाइक दैट, कि जैसे वो कोई बहुत अच्छा काम है कि वो जंक्स ले रहा है। ट्रांस फैट एक ऐसी चीज़ है कि जो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को रोक देगा। जो शुगर कंटेंट है वो ग्रोथ हार्मोन हार्मोन को डिस्टर्ब कर देगा। तो ये सारी चीज़ें, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा, डाइट प्रॉपर नहीं है। तो अगर वो कंसर्न है तो वो सिरप गोलियां दवाइयां पूछने के बजाय दे शुड वर्क ऑन कि मेरे बच्चे की स्लीप कैसी है। हम्म। क्या मैं उसको एनवायरनमेंट या मैं घर में ऐसा माहौल मेंटेन कर पा रहा हूँ। ये पेरेंट्स की सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि जब बच्चा जो है वो ह्यूमन एक सोशल एनिमल है ना, आप जी उसको जी। जो एनवायरनमेंट देंगे वो ऑप्ट कर लेगा। जी जी। अगर आपने बच्चे को एनवायरनमेंट घर में दिया है कि माँ या बाप वो 1 बजे तक 2 बजे तक बैठे हैं, रूटीन इस तरह की है, वो सो नहीं रहे, और सरप्राइजिंगली अक्सर लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि जो हमारी बॉडी का रिपेयर प्रोसेस, वेयर एंड टेयर जो जिसने हील होना है, वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 PM से लेके 2 AM तक मैक्सिमम हीलिंग होनी है। इस टाइम की हम्म। जो स्लीप है अगर आप उससे डिप्राइव हैं तो आप सबसे पहले अपने आप के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर पेरेंट्स ने बच्चे की ईटिंग हैबिट डेवलप करनी है, कि हम्म। बच्चा खाए क्या। अब वो खा रहा है नूडल्स, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी मेरे लेवल पे उसका कद पहुंच जाएगा या जी मेरे से भी ऊंचा हो जाएगा, जी। और वो खा रहा है मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहा है, जूसेस की भरमार है, हाई शुगर कंटेंट है। और मेरी जो विश है वो ये है कि मुझे एक जादू का सिरप मिल जाए और मैं उसको एक चम्मच रोज सुबह शाम दूं और बच्चे का कद बढ़ जाए। अच्छा। ये तो आपने डॉक्टर साहब, ये तो हर घर घर की कहानी फिर बयान कर दी कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हम्म। होता जा रहा है, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स और खाने पीने में जो इस तरह की चीजें शामिल होती जा रही हैं, तो ये बड़ा अलार्मिंग है। इसका मतलब है कि मुझे ये बताइएगा, आपने अभी बात की कि 80% तक जेनेटिक्स जो है वो करती है, जो बाकी 20 या 30% आप कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल है, या आपके इसमें कौन कौन सी और चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कोई इस पे जी, असरअंदाज होते हैं, न्यूट्रिएंट हॉर्मोन्स न्यूट्रिएंट होते हैं? न्यूट्रिएंट जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं।
न्यूट्रिएंट में हम कहते हैं एक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि आपके जो कंटेंट है डाइट का उसमें प्रोटीन होनी चाहिए, उसमें प्रोपोर्शनेटली कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, उसमें अच्छा। प्रोपोर्शनेटली हेल्दी फैट्स होने चाहिए, उसमें जो मिनरल्स का कंटेंट है, उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको फ्रूट वेजिटेबल से मिलेंगे वो उसमें ऐड होने चाहिए। तो ये एक बैलेंस डाइट को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। जी जी। बच्चे की प्रोटीन अगर कम है, वो हेल्दी डाइट ले रहा है और प्रोटीन नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है कि देर इज समथिंग डेफिशिएंट। और हम्म प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो प्रॉपर मसल बिल्डअप है, बोन बिल्डअप है, उसमें प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हम्म प्रोटीन जो है वो अगर हम डाइट में डेफिशिएंट है, तो हम्म आप ये देखें कि जिन इलाकों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, जिनमें डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं, वहाँ पे लोग जो हैं वो थिन लीन भी होते हैं और शॉर्ट स्टेचर भी होते हैं। और जिन जगहों पे न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं है, दे आर हैविंग इनफ फूड, और उसमें वो उनकी बिल्ड भी नॉर्मल होती है और उनकी हाइट्स भी नॉर्मल होती हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक बड़ा क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं या लोगों के जहन में आता है कि क्या बच्चे का कद अगर 80% जेनेटिक्स से रिलेटेड है और बाकी 20-30% न्यूट्रिएंट्स और स्लीप पैटर्न से रिलेटेड है, क्या बच्चे का कद वालिदैन से ऊपर बढ़ सकता है? अगर बढ़ सकता है वालिदैन से ज्यादा, तो कितने हद तक बढ़ सकता है? देखें, जेनेटिक्स में जो हम बात करते हैं वो उसमें सिर्फ उसके पेरेंट्स नहीं आते, वो पेरेंट्स के पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स। हम्म। जीन तो जो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, उसकी उनके पेरेंट्स में कितने परसेंट जीन एक्सप्रेस हुए। सही। इट इज़ पॉसिबल कि जो बच्चों के अंदर उनके पेरेंट्स जो हैं, वी डोंट नो कि उनके पेरेंट्स किसी बीमारी का शिकार थे, किसी डेफिशिएंसी का शिकार थे। मिसाल के तौर पे क्रॉनिक इलनेसेस हैं चाइल्डहुड के अंदर, जो मतलब एक तो जेनेटिक फैक्टर है ना, अगर ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, बच्चे में कोई सिंड्रोम्स हैं, जिस तरह एस्थमेटिक हैं, एलर्जिक जो बच्चे हैं उनके अंदर एनीमिया है, तो जो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स जो डिजीज रिलेटेड हैं, हाइट को वो ग्रोथ रिटार्डेशन या हाइट की कमी का बाइस, वी डोंट नो कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको कोई ऐसी डिजीज रही हो, अनडायग्नोज हो, या हम्म मतलब उनके इलम में हो। तो इट्स हम्म, पॉसिबल कि बच्चों का हाइट जो है वो उनके जो पेरेंट की हाइट है उससे बड़ी हो सकती है। सही। बच्चे की अगर डाइट अच्छी है, उसकी स्लीप अच्छी है, एक्सरसाइज एक बड़ा इंपॉर्टेंट, तो आमतौर पे समझा जाता है कि वर्जिश जो है जब बड़े हो जाएं तो फिर ही एक्सरसाइज होती है। हम्म इट्स टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जितनी हम्म, बच्चे को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, एडल्ट एज में शायद उतनी ना हो। अच्छा। रेगुलरली बच्चे की डेली 1 आवर की जो उसकी एक्सरसाइज है, अगर आप उसको इनकरेज कर रहे हैं और उसकी जो रूटीन है, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर हम्म उसकी मतलब हम बिल्ड पे एक्सरसाइज पे तवज्जो ही नहीं दे रहे, तो ये भी एक फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स मिलके एक अल्टीमेट रिजल्ट की तरफ जाएंगे ना, कि उसका एंड प्रोडक्ट जो हाइट जो है क्या है। हम्म। अच्छा, हाइट की, ओ सॉरी, एक्सरसाइज की आपने बात की, तो अक्सर क्या जाते हैं आप लटकें, लटकने हम्म से आपका कद बढ़ जाता है, इसमें हम्म कितनी हद तक सच्चाई है? मेरे से जब के ये सवाल पूछा जाता है तो मेरा जवाब ये होता है कि इंसान और बंदर में यही फर्क है। बंदर लटकते हैं, जी जी। उनसे उनके बाजू लंबे हो जाते हैं, सही। हाइट नहीं लंबी होती। आप बिल्कुल देखें सही। ना, सबसे ज्यादा लटकने वाला जानवर बंदर है। जी जी अगर जी जी लटकने से हाइट बढ़नी होती जी तो जी। बंदर तो बहुत लंबे होते। हाँ जी। तो लटकना एक एक्सरसाइज के तौर पे तो एक नॉर्मल लिमिट में लिया जा सकता है, लेकिन हाइट बढ़ाने के लिए अगेन वही बात है कि मतलब जिसने ये मशवरा दिया लटकने का उसको जरूर फायदा हुआ है, लेकिन जो लटका है वो साइंटिफिकली तो कोई रीजन नहीं है उसकी। अच्छा, मतलब इसका साइंटिफिक साइंस से कोई ताल्लुक कोई नहीं है। ताल्लुक नहीं है। सही। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिनकी वजह से कद नहीं बढ़ता या बढ़ना रुक जाता है? जी, मेडिकल कंडीशन जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जिस तरह क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, बच्चों में एनीमियाज़ हैं, बच्चों में जो है वो एक कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिनके अंदर जिस तरह थायराइड्स के इशू हैं। तो हम्म। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें नेचुरली हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोन की सही। ग्रोथ डिस्टर्ब होती है। तो उसमें अगेन इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप जो है वो उसको राइट टाइम पे अगर डायग्नोस करके उसको रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ पे ले आएँ, आप वो जो डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम कर लें, उस डिज़ीज़ को ट्रीट कर लें, तो बच्चे की जो हाइट वेट जो जैसे एक नॉर्मल होता है उसको हम नॉर्मल कर सकते हैं। सही। ग्रोथ हार्मोन का बड़ा जिक्र होता है डॉक्टर साहब, हम्म ग्रोथ हार्मोन होता क्या है?
और इसका क्या रोल है कद के बढ़ने या ना बढ़ने में, और ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होती क्या है, आप जरा थोड़ा, या बेसिकली थेरेपी। देखें, हार्मोन्स जो हैं वो हम उनको एक ऐसा मटेरियल कह सकते हैं जो बॉडी के अंदर मैसेंजर सिस्टम जिस तरह हो कि वो दे कैरी सम सिग्नल्स, जिसका रिस्पांस जो है वो जो लोकल टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो उसके रिस्पांस में वर्क करते हैं। सही। अब अगर उनकी प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं हो रही, जी जी। मतलब आपने मिसाल ले लें कि एक आपने एक ऑफिस बॉय है, आपने उसे कहा कि मेरे जाके इस एम्प्लॉय को ये पैगाम दे दें कि वो ये काम करे। अगर वो ऑफिस बॉय ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की और वो जाके उसने वो पैगाम उस तरह से नहीं दिया, तो आपकी जो एंड रिजल्ट जो काम आप चाह रहे हैं वो नहीं हुआ। हम्म, तो हॉर्मोन्स जो हैं बेसिकली दे दे आर समथिंग कि जो रेगुलेट करते हैं कि मिसाल के तौर पे बोन की हाइट है, सेल की प्रोडक्शन है, तो ये सब कुछ एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हर एक चीज़ ने अपना अपना पार्ट और रोल प्ले करना है। अब ग्रोथ हार्मोन कई लोग जो है वो इसका मिसयूज़ भी करते हैं, हम सिंथेटिक फॉर्म के अंदर जो है वो आमतौर पे वो देते हैं, लेकिन उनके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो जो चीज़ें सिर्फ एक उसने बोन के साथ तो रिलेटेड नहीं है, तो फिर वो बोन की ग्रोथ जो है वो कई दफ़ा अनकंट्रोल हो जाती है। वो आपने देखा होगा कि वो अनयूजुअली लॉन्ग फीट हैं, अनयूजुअली लॉन्ग हैंड्स हैं, और जो फ्रंटल फेस है उसकी डिसफिगरमेंट है। तो ये इसकी कमी भी काबिल कबूल नहीं है, नॉर्मल नहीं रहने देगी और इसकी ज़्यादती भी नहीं रहने देगी। तो ये जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं जिनके अंदर क्वैक्स आम तौर पे के जो अनक्वालिफाइड पर्सन्स हैं, वो फिर इसमें क्योंकि पेरेंट्स जो हैं दे हैव अ डिज़ायर कि उनको एक रिजल्ट मिल जाए। हम्म। समटाइम्स वो पढ़े लिखे और शऊर रखने के बावजूद भी जो है वो इन ट्रैप्स में आ जाते हैं, इस चीज़ के अंदर कि जी नहीं चलें, फलां बंदे का ये हुआ था, फलां बंदे का ये हुआ था, तो मैं भी ट्राई करके देख लूँ। तो हम जो है वो कोई ट्राई करने वाली मशीन तो नहीं है। जी जी। और इसमें अगेन वही बात कि इसका अगर मेडिकल कंडीशन है, उसका प्रॉपर डायग्नोस और क्वालिफाइड पर्सन से ही ट्रीटमेंट वो आपको बचा सकता है। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट चाहेंगे, तो हमने ये अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोग फिर नुकसान ज़्यादा करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, काफी हमारी डिस्कशन इस टॉपिक पे हुई, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एवरेज हाइट है कितनी, आई मीन अगर हम देखें कि जो मेल हैं और फीमेल है उनकी एवरेज हाइट क्या है, ताकि जो वालिदैन के जहन में ये मिसकंसेप्शंस हैं या परेशान रहते हैं कि शायद उनकी कद, बच्चों का कद पूरा नहीं है या कम है, तो उनको हम बता सकें कि भी इस हद तक हमारी एक एवरेज हाइट है, ताकि हम उस हिसाब से जो है वो मुतमिन हो सकें किसी तरीके से। देखें, एवरेज हाइट जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। पाकिस्तान में यूजुअली जो हमारी एवरेज हाइट गिनी जाती है वो 5'8" से 5'10" तक है, जो एवरेज अच्छा। हाइट गिनी जाती है। और फीमेल की जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है उसके बाद हाइट डिटर्मिनेशन में मेल फीमेल की हाइट का डिफरेंस होता है। मेल की हाइट रिलेटिवली ज़्यादा होती है, फीमेल की हाइट कम होती है। हम्म। तो फीमेल में आमतौर पे जो हमारी एवरेज हाइट है वो 5 से 5'3", तो ये 5'5" तक जो है वो एवरेज हाइट गिनी जाती है। तो आमतौर पे 5 से 6 फीट के दरमियान जो है वो एक लार्ज पॉपुलेशन है जो फॉल करती है। हम्म। अगेन देखें, मैं आमतौर पे ये बात अक्सर पेरेंट्स को भी और उन पेशेंट्स को भी जो हमारे पास हाइट इंक्रीज के लिए आते हैं ये बार बार कहते हैं कि जो आपका करेक्टर है वो मोर इम्पोर्टेंट है हाइट से। अगर तो हाइट आपकी ऑर्गेनिक वे से वो इंक्रीज उस एज लिमिट में आप हैं जिसमें आपकी नेचुरल हाइट जो है उसको हम कुछ फैक्टर्स के साथ डेफिशिएंसीज को ओवरकम के करके बड़ा कर सकते हैं, तो देन इट्स गुड। हम्म। लेकिन अगर आप दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, तो करेक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हाइट। और इसमें अगर ये इसको इस चीज़ पे फोकस ना किया जाए तो ये एक ऐसा इशू है कि जो फिर क्रॉनिक डिप्रेशन में ले जाता है कि एक चीज़ जिसकी नेगेटिविटी आप फील करी जा रहे हैं कि ये कमी नहीं है। बेसिकली समझने की ज़रूरत ये है कि जितनी हाइट आपको नेचर ने या आपके जेनेटिक मेकअप ने दी है, जी। डेट इज़ योर फेट। लेकिन हम्म। जो चीज़ मॉडिफाइएबल है वो आपका करेक्टर है, कि हम्म। आप अपनी एक कांस्टेंट चीज़ को, जो वेरिएबल चीज़ है उसके ऊपर
मतलब आप एक परेशान कुन सूरत हाल का शिकार हो जाएं और आप अपनी सारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब कर लें। तो हाइट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके इख्तियार में है। जो चीज़ हम्म। आपके इख्तियार में नहीं है, आप उस चीज़ के लिए परेशान हो के मज़ीद अपने साथ खराबी और तबाही करेंगे, अच्छा कुछ नहीं कर सकते। असल में हमारा जो मुआशरा है उसमें बड़े वो कहते हैं ना, सोसाइटल प्रेशर्स, हम्म। साइकोलॉजिकल प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिन बच्चों का कद छोटा रह जाए, फिर ख़वातीन की शादियों के मसाइल के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि साइकोलॉजिकली कैसे, अगर किसी का कद छोटा है, उसको साइकोलॉजिकली कैसे सेटिस्फाई किया जाए, देखें या उसको साइकिल क्या करना चाहिए? सबसे पहली तो एक बहुत बड़ी एक नेमत है मुसलमान होना, जी। कि उसमें कुछ बिलीव्स हैं कि जिसमें आप बिलीव करते हैं कि आपकी डेस्टिनी है, कि हम्म। कुछ चीज़ें हैं जो इख्तियार में नहीं है, वो अल्लाह का इख्तियार है कि आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। मुकद्दर है ना जिसको हम हाँ बोलते हैं। जी, हाँ जी। तो अगर तो उस चीज़ पे हमारा बिलीव है, तो फिर तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब हम्म। मुआशरा भी हम इंसान ही बनाते हैं। हमने अपने मुआशरे के अंदर, अगर मुआशरे की वो करेक्टर बिल्डिंग का, नेशन बिल्डिंग का, वो एक ऐसा टॉपिक है कि जो हाइट से भी बियॉन्ड है, जी कि जी। वो हम जो है वो अगर उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली, अगेन वही बात मैंने आपको कही कि करेक्टर बिल्डिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन जी हाइट बिल्डिंग। जी। कि आप उस चीज़ को अगर फोकस करेंगे तो फिर ये चीज़ें हम ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने काफी बातें कर ली। मुझे ये बताइएगा, अगर हम थोड़ा सा अब इसकी उस पे तरफ आए कि इसका डायग्नोसिस कैसे, क्या, हाँ, इस जो कद का ना बढ़ना है, इसका कोई मेडिकली डायग्नोसिस भी प्रॉपर होता है? देखें, कद का ना बढ़ना अगर तो किसी मेडिकल रीज़न की वजह से है, अच्छा। जिसमें मैंने आपको कहा कि कैल्शियम, विटामिन डी, इनके मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन है, जो मेल हार्मोन्स हैं जैसे जो टेस्टोस्टेरोन है, न फीमेल में इस्ट्रोजन्स हैं। अगर तो हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से ये हाइट, वो फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के से पहले डायग्नोसिस होता है, जिसमें ये डिफरेंट तरह के जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं, हम्म। इनके लेवल चेक किए जा सकते हैं। अच्छा। और इनके अकॉर्डिंगली बॉडी का पूरा एग्जामिनेशन है कि कोई क्रॉनिक इलनेस, जैसे किडनी की फंक्शनिंग नॉर्मल है, लिवर की फंक्शनिंग नॉर्मल है, आपकी जो हम्म। है ब्लड की प्रोडक्शन नॉर्मल है। ये सारी चीज़ें फिर एक डिटेल एग्जामिनेशन और फिर लैब टेस्ट के साथ हम अगर कोई मेडिकल इलनेस है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। एंड हम्म। यस, देर आर ट्रीटमेंट्स कि जो ट्रीटेबल थिंग्स हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। और जो हाइट इन मेडिकल इलनेसेस की वजह से नहीं बढ़ी, जी उसको जी। फिर हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली आपका कहने का मकसद है कि कद का जो बढ़ना या ना बढ़ना, वो रिलेटेड है डिफरेंट मेडिकल कंडीशन यस, से। इट कैन बी इट रिलेटेड। कैन बी रिलेटेड, तो उसकी सम वजह से ये जी, प्रॉब्लम आ रही है। इसकी वजह से आ सकती है और वो ट्रीटेबल है। सही है। अच्छा, अगर एक बच्चे में डायग्नोज हो जाए किसी भी तरीके के, इसका कद नॉर्मली नहीं बढ़ रहा, तो उसके लिए फिर ऑप्शंस क्या क्या हैं? ये देखें, मगर तो मैंने अगेन आपसे वो बात की कि अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस, अगर हम्म। उसको उसका डायग्नोसिस है कि बच्चे का जो एनीमिया है, उसका ब्लड की प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं है, उसका जो है वो, उसकी कॉज देखेंगे, आइदर इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी या कोई और उसकी बॉडी में इलनेस है जिसकी वजह से उसकी ब्लड की जो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन है वो नॉर्मल है या नहीं, उसके सही। अकॉर्डिंगली ट्रीट होगा। अगर ये किसी हम्म। बच्चे की हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसका अकॉर्डिंगली वो ट्रीट होगा। अगर किसी बच्चे की किडनी की फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं है, अगर किसी के बच्चे का कैल्शियम, विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल नहीं है, जी जी जी। उसकी विटामिन डी की प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं है, उसकी विटामिन डी की बॉडी के अंदर जो उसकी चेंजिंग आनी है लिवर में, किडनी में, वो नॉर्मल नहीं है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट होगा। सही। डॉक्टर साहब, आखिर में मुझे बताइएगा कि आपका जो वालदैन हैं, जो इस बारे में बड़ा परेशान रहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों के कद को मॉनिटर करें, और किस हद तक उनको परेशान होना चाहिए, किस हद तक ये ट्रीटेबल है? थोड़ा सा एक वालदैन के लिए एक आप मैसेज अगर जी, देना चाहें। वालदैन के लिए मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब उनकी शादी हो और उस दिन से उनकी परेशानी बनती है। सही। उन्होंने बच्चे की पैदाइश या बच्चे की ग्रोथ के दौरान परेशान नहीं होना। हम्म। जब प्रेगनेंसी हो गई,
जी तो वालिद का, उसके जो, उस औरत का जो खाविंद है, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे कि वो उसकी डाइट हेल्दी हो, उसको स्ट्रेस एनवायरनमेंट से, मतलब जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंसेस हैं या जो ऐसी कंडीशन जिसमें मदर एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस के अंदर है, क्योंकि हम्म माँ ने ही आगे एक नस्ल को परवान चढ़ाना है। तो उसकी पहली तो हाइट की जो फेज़ है, वो उसका वो 9 माह का पीरियड है जब उसने सब कुछ अपनी माँ से लेना है। सही जब बच्चा पैदा हो जाए तो घर जो पेरेंट्स हैं उनकी ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने घर के एनवायरनमेंट को इस तरह का रखें कि बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। अगर उनके पेरेंट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बच्चे एक्सरसाइज करेंगे। अगर उनके पेरेंट्स हेल्दी खा रहे हैं तो बच्चे हेल्दी खाएंगे। अगर उनके घर के अंदर जल्दी टाइम पे सोने का और सुबह जल्दी टाइम पे उठने का रिवाज है तो उनके बच्चे वही करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी रहें, इनकी हाइट नॉर्मल हो, इनकी फिज़ीक ठीक हो, तो उनको खुद से वो घर में एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। हाँ, जब इन चीज़ों के बावजूद अगर किसी बच्चे में वो फ़ील करते हैं कि उसमें कोई डेफ़िशिएंसी है, जी तो जी वो राइट टाइम के ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन लें। जी मुस्तनद इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी जी टाइमली डायग्नोस हो जाए, टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए तो दे आर प्रिवेंटेबल थिंग्स। और जो क्वैक्स हैं और जो ये कद बड़ा करने वाली गोलियां, टाफियां, सिरप मार्केट में बिकते हैं, उनसे हम्म। परहेज करें। जी, वो मैंने आपको अगेन शुरू में वो बात कही थी कि गोलियां टाफियां सिरप बेचने वाले को फायदा होता है, हाँ जी कद बढ़ाने वाले को इसका फायदा नहीं। वो पूछते हैं ना जी इसका क्या फायदा, मुझसे जी जी अक्सर पूछते हैं जी कि जी डॉक्टर साहब ये सिरप आया है कद बढ़ाने के लिए, इसका क्या फायदा है, इसका फायदा है? तो मैं उन्हें हम्म कहता हूँ जी है। तो वो हैरान हो जाते हैं। तो फिर अगला जवाब मेरा होता है कि जो सिरप बेचने वाला है उसको इसका फायदा है। जी तो जो ज़रूरी समझने की चीज़ है जी कि करेक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हाइट। और अपने बच्चे को कभी भी किसी भी ऐसी गैर मुस्तनद चीज़ के हवाले, और ये ऐसी किसी चीज़ को खिला के पिला के कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम आप क्रिएट ना कर दें जो उसको पहले से जी मौजूद नहीं थी। जी तो एक चीज़ जो अभी आजकल बहुत ट्रेंड में है, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं कि हाइट इंक्रीज सर्जरी। अच्छा हाइट इंक्रीज सर्जरी इट इज़ पॉसिबल, हम भी करते हैं। हम्म वो उसमें जो बोन की लेंथनिंग की जा सकती है, 2 इंचेस, 4 इंचेस, 6 इंचेस। अच्छा लेकिन उसमें उसके फिर अपने एक पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आप कौन सा पेशेंट उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें फिर उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें फिर उसकी सब चीज़ें हैं जिनको हमने देखना होता है। तो ये एक चीज़ आजकल बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इसमें सर्जरी, तो यस इट्स पॉसिबल, लेकिन अगेन हमारी पहली काउंसलिंग यही होती है कि करेक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हाइट। आप करेक्टर बिल्डिंग पे वो मेहनत करें जो आप हाइट पे दिन रात सोच सोच के कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके साथ आज निहायत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। आपने बहुत सारी नई चीज़ें बताई हमें, और यकीनन जो वालदेन इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और इवन बच्चे भी सुनेंगे, वो अपनी जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, स्लीप पैटर्न्स हैं और अपनी डाइट है, इनको बेहतर करने की जो कोशिश करेंगे। और वालदेन के लिए हमारा यही मैसेज है कि आप इसको अपने बच्चों के करेक्टर बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करें, रादर देन के परेशान हो क्योंकि हाइट नहीं बढ़ रही। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। व्यूअर्स, आपने आज हमारी पॉडकास्ट देखी डॉक्टर अब्दुल हनान साहब से, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया कि कद जो है बच्चों का वो कैसे बढ़ता है, और क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं, और कितनी हद तक हम किसी इसको हम मेडिकली इंटरफेयर करके हम इसको जो है कद को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, और वालदेन अपने घरों के अंदर क्या क्या अपनी चेंजेस ला सकते हैं, जिसकी वजह से कि बच्चे का कद जो है वो नॉर्मली पैदाइश से लेकर कद बढ़ने की उम्र तक नॉर्मल तरीके से बढ़े। तो ये एक ओवरऑल एफर्ट है, जिसको कि मिलके इसको किया जा सकता है। आई होप कि आपको आज का हमारा टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, और हम डॉक्टर साहब का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी अपने पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में देंगे, ताकि आप लोग उनसे रब्ता कर सकें और इसी तरह के मुफीद मशवरे भी हासिल कर सकें। और अगर किसी पेशेंट को मेडिकली डॉक्टर साहब इंटरफेयर करके ट्रीट कर सकते हैं या उनका
सर्जरी के थ्रू भी कुछ हो सकता है, तो वो डॉक्टर साहब आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं। कीप वॉचिंग हेल्थ एंड लाइफ पाकिस्तान। इट इज़ योर अल्टीमेट पाकिस्तानी गाइड टू हेल्थियर लिविंग। थैंक यू वेरी मच।